हेलो दोस्त, हम पढ़ा रहे थे आप लोग को केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे फर्स्ट चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसका समीकरण, ठीक है ना। और इसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुके हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस चैप्टर का सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट यही है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को मेरा सही वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे फ़ोटो जो है वो उस फोटो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा तो आप लोग को मेरा सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास 10 से संबंधित, इसमें हम सभी सब्जेक्ट क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट को के बारे में हम बता रहे हैं और धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देख रहे हैं कि आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। धीरे सब्सक्राइबर प्रतिदिन जिस एवरेज सा था उस एवरेज से नहीं हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो पहला अभिक्रिया है संयोजन, या उसी को बोलते हैं संश्लेषण। तो पहला अभिक्रिया मेरा रहा संयोजन या संश्लेषण, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे वियोजन, विघटन या अपघटन। तीसरा पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के बारे में। चौथा पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा पढ़ेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। छठा पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। और नौवां पढ़ेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जो दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीकरण एक अपकरण। और इतना हम आसानी से समझेंगे कि आप लोग फिर कभी नहीं भूलिएगा। बहुत आसानी तरीका से समझेंगे ये 9 टाइप का रिएक्शन जो क्लास 10th में दिया गया है, ठीक है ना। चलो समझते हैं, पहले एक एक करके पहले सबका ओवरव्यू ले लेते हैं। शॉर्ट में हम देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब होता है जुटना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुटना। क्या होता है? जुटना। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुटेगा उसे क्या बोलेंगे? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन मतलब जुटना, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुटेगा उसे क्या बोलेंगे? संयोजन। तो जब दो छोटे छोटे पदार्थ रिएक्शन करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। सिंपल है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुटना। संश्लेषण मतलब क्या होता है? जुटना। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, आपस में अभिक्रिया करके एक बड़ा यौगिक का, एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ये छोटा सा ओवरव्यू लिए थे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सबका हम ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट रूप में देख लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर है वियोजन या विघटन या अपघटन। तो देखो वियोजन मतलब होता है टूटना, विघटन यानी टूटना, अपघटन यानी टूटना। यहाँ तोड़ने के बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तोड़ने के बाद। तो याद रखना, वियोजन मतलब टूटना, विघटन मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना। तो यहाँ था जुटना, तो यहाँ क्या था? जुट रहा था, एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा था। लेकिन यहाँ टूटेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा यानी एक बड़ा पदार्थ रहेगा और वह क्या करेगा? क्रिया करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या बोले थे? जब दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करे तो उसे बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। विघटन में क्या बोले थे? विघटन मतलब होता है टूटना। तो टूटेगा तो कौन? तो जो बड़ा रहेगा वो छोटा टूट जाएगा। तो जब एक बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ के निर्माण करे तो उसे क्या बोलेंगे? वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में देखते चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर है वैद्युत अपघटन। कितना लड़का देखो बदमाश होता है, वो क्या करेगा? ये तो मार्च से सुधर गया है, कितना लड़का मार्च से भी नहीं सुधरता है, तो उसको क्या करता है? करंट सटाया जाता है, ठीक है ना। तो अपघटन मतलब क्या? टूटना। क्या होता है? टूटना। तो ये इतना बदमाश है कि ऐसे नहीं टूट रहा है, जब इसको करंट सटाएं तब ये टूट गया। क्या हुआ? वैद्युत मतलब क्या होता है? करंट। वैद्युत मतलब क्या होता है? करंट। जब इसको करंट सटाएं, करंट लगाएं तब क्या हुआ? ये टूट गया, ऐसे नहीं टूट रहा था। तो वैसा अभिक्रिया जो करंट द्वारा टूटता हो, वैसा अभिक्रिया जो करंट की उपस्थिति में होता हो उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूटना, वैद्युत मतलब करंट। तो वैसा अभिक्रिया जो करंट के द्वारा टूटता हो उसे बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या करेंगे? करंट देंगे। क्या देंगे? करंट देंगे। तब वो क्या करेगा? दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाएगा तो उससे बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब ऐसे टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, लेकिन जब करंट से टूटेगा तो उसको बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। शायद आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। फिर बताएं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? एकल मतलब एक, एकल मतलब एक, विस्थापन मतलब हटना, विस्थापन मतलब हटना, ठीक है ना। तो जब किसी पदार्थ से या किसी यौगिक से एक पदार्थ हट गया, क्या हो? एक पदार्थ हट गया। जैसे मान लो आप लोग बहुत सारे लड़के यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मान लो आपका टीचर यहाँ आ गया। क्या हुआ? आपका टीचर आ गया तो आप क्या करेंगे? आप अपना कुर्सी छोड़ देंगे, उठ जाएंगे। तो क्या हुआ? एक आप क्या किए? कुर्सी छोड़ दिए थे, आप सिर्फ अकेले कुर्सी छोड़े हैं।
तो क्या हुआ, ये आ जाकर कुर्सी पर आपका जो टीचर है वो क्या करेगा, कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा। तो टीचर के द्वारा क्या हुआ, आपका विस्थापन हो गया, आप कुर्सी पर से उठ गए। जैसे टीचर आपके सामने है तो आप कुर्सी पर से उठ गए, तो कुर्सी पर से उठ गए तो टीचर के द्वारा क्या हुआ, आपका विस्थापन हुआ है। तो आपका विस्थापन सिर्फ हुआ है, इस सब का नहीं, तो सिर्फ आपका विस्थापन हुआ, यानी एक का विस्थापन हुआ, तो इसी को बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। मान लो कोई पुलिस है, ठीक है ना, अब पुलिस यहाँ बैठा हुआ है, दरोगा बैठा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा। अब मान लो यहाँ कोई एसपी आ गया तो क्या करेगा, पहले पुलिस उठ जाएगा अपना कुर्सी पर से, क्योंकि एसपी साहब आ गया, बड़ा आ गया है। दरोगा भी उठेगा, लेकिन फिर दरोगा थोड़ा बड़ा रैंक का है, एसपी से तो छोटा है, लेकिन क्या होगा, पुलिस तो जल्दी उठ जाएगा। तो क्या होगा, पुलिस के कुर्सी पर जाके एसपी क्या होगा, बैठ जाएगा। तो एसपी के द्वारा क्या हुआ, पुलिस का विस्थापन हुआ है, पुलिस के कुर्सी का विस्थापन हुआ है, जिसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी सिंपल सा बोलना है कि वैसा अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ गए हैं। किसी परमाणु द्वारा एक परमाणु का हटना, एक परमाणु का विस्थापन क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी किसी परमाणु के द्वारा किसी यौगिक से एक परमाणु का हटना, एक परमाणु का विस्थापन होना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप बैठे हैं, ठीक है ना, और आपके पिताजी सामने आ गए, तो क्या करेंगे, अपना कुर्सी खाली कर देंगे, अपना पिताजी को बैठने बोलेंगे, तो पिताजी के द्वारा आपका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, तो वह कहलाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब आ गया उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय मतलब दो, उभय मतलब दो, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब हटना, विस्थापन मतलब हटना, ठीक है ना। तो जब दो तत्व या दो परमाणु या दो आयन, तो जब दो आयन, ठीक है ना, जैसे मान लो एक कुर्सी पर ये बैठा है, ठीक है ना, एक कुर्सी पर यहाँ बैठा है दोनों साथ में, एक कुर्सी पर यहाँ बैठा है दोनों साथ में, दोनों क्या किया, कुर्सी अदला बदली कर लिया, ये चल गया इसका कुर्सी पर चल गया और ये आ गया इसके कुर्सी पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों आपस में अदला बदली कर लिया, क्या कर लिया है, दोनों आपस में कुर्सी का अदला बदली कर लिया है। तो जब दो आयन आपस में विस्थापन के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए। जैसे एक कुर्सी पर आप बैठे हैं, कुर्सी पर आपका दोस्त बैठा है, तो आप इस पर उठ के इस पर जाना चाह रहे हैं, तो आपका दोस्त इस पर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, जब दो आयन आपस में विस्थापन हो जाता है, आपस में क्या होता है, विस्थापन होता है, इसके पास ये इसके पास, तो उसे क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो जब यौगिक के दो आयन आपस में क्या करे, आपस में ही क्या कर ले, अपना सीट यानी आपस में ही विस्थापन कर ले, आपस में ही क्या कर ले, विस्थापन कर ले, उसे क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब क्षेपण अभिक्रिया, अब क्षेप बताए थे किसे कहते हैं, तो बताए थे बिलियन से ठोस पदार्थ, बिलियन से ठोस पदार्थ, वैसा पदार्थ जो बिलियन से अलग होकर बिलियन के पेंदी में यानी नीचे में, तो वैसा पदार्थ जो बिलियन से अलग होकर नीचे ठोस रूप में बैठ जाए, उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे तुम लोग को बताए थे कि पानी में हम घोल दिए कीचड़, क्या घोल दिए, कीचड़, तो कीचड़ क्या हुआ, कुछ देरी के बाद क्या हुआ, नीचे बैठ गया ठोस रूप में, तो ये क्या हुआ, अवक्षेप। फिर बताया था आप लोग सत्तू को घोरे होंगे पानी में, तो देखे होंगे कि सत्तू घोलने के बाद क्या होता है, जब उसको कुछ देरी छोड़ देते हैं तो सत्तू क्या आता है, नीचे बैठ जाता है ठोस रूप में, तो ये भी क्या हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर बताते हैं अवक्षेप को कैसे दिखाते हैं, तो अवक्षेप को दिखाते हैं तीर नीचे करके, अगर तीर नीचे है तो समझ जाएंगे वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। और बताए थे गैस को कैसे दिखाता है, तो गैस को दिखाते हैं तीर ऊपर करके, तो तीर नीचे रहेगा, समझ आना क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। सिर्फ इतना याद समझना है कि तीर जैसे ही नीचे रहेगा तो क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बिलियन से अलग होकर नीचे ठोस रूप में बैठ जाए, बिलियन से अलग होकर नीचे ठोस रूप में बैठ जाए, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, तो तीर नीचे अगर दिया रहेगा तो समझ आना ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। फिर आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो उदासीनी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो उदासीनी अभिक्रिया ध्यान रखना, उदासीनी अभिक्रिया हमेशा अम्ल और भस्म के बीच होगा। याद रखना, जैसे ही अम्ल और भस्म देखिएगा आप लोग कि जैसे ही अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन कर रहा है तो सब बोल देना डायरेक्ट ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे ही अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो बोल देंगे क्या, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और याद रखना, जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है ना। जैसे ही लास्ट में जल देखेंगे तो बोल देना है कि अगर इससे नहीं पहचान रहा है तो लास्ट में जल देखेंगे तो बोल देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही अम्ल और भस्म को देखेंगे, तो बोल देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और याद रखना, जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, भारी VBI ये है, ठीक है ना। जब अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, ये VBI है, ठीक है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रकाश, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश से हो, क्या हो,
प्रकाश के उपस्थिति में उसे क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा भोजन बनाता है, तो पेड़ पौधा रात में भोजन नहीं बनाता, वो दिन में बनाता है। दिन में क्यों बनाता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, इसलिए उसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी पेड़ पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए वैसा अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़े, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा का भोजन बनाना। फिर पढ़ेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अपकरण होता है। तो ये दोनों हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन जुटेगा। अपकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन छूटेगा, यानी हटेगा। क्या होगा, हटेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हटेगा तो अपकरण। हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुटेगा तो अपकरण। तो ये हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले संयोजन अभिक्रिया, उसका धीरे धीरे बारी बारी से हम नोवो अभिक्रिया को देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग सोचते होंगे ये क्या है, CR क्या है, DR क्या है, तो ये इसका इंग्लिश लिखे हैं। C मतलब कंपोजिशन, तो कंपोजिशन मतलब होता है संयोजन, R मतलब रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। विघटन यानी डिकम्पोजिशन, R मतलब रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। ये क्या है, EDR यानी E मतलब वैद्युत, D मतलब डिकम्पोजिशन यानी अपघटन, R मतलब रिएक्शन, तो वो इंग्लिश में लिख दिए हैं। SDR मतलब क्या, S मतलब सिंगल, D मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, R मतलब रिएक्शन। DDR मतलब क्या, तो D मतलब डबल यानी उभय, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, R मतलब रिएक्शन। फिर PR मतलब परसुसेशन यानी अपक्षेपण, R मतलब रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटो केमिकल रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया ये इंग्लिश वर्ड खुद है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण का इंग्लिश होगा ऑक्सीडेशन, और अपकरण का इंग्लिश होगा रिडक्शन, तो वो इंग्लिश लिखे थे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, या उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बताते संयोजन मतलब हम बता दिए थे जुटना, क्या बताए थे, जुटना। संयोजन मतलब क्या बताए थे, जुटना। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलेंगे सिंपल सी बात बोलेंगे, संयोजन मतलब होता है जुटना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, आपस में जुट कर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो ये याद रखना, संयोजन मतलब क्या होता है, जुटना। क्या होता है, जुटना, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, बन गया क्या, CO2। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा, क्या बन गया है, H2O। उसी प्रकार देखो ये जुट रहा है और एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुटा तो हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार अगर लोहा में सल्फर को जोड़ दें तो हो जाएगा फेरस सल्फाइड। क्या होगा, फेरस सल्फाइड। देखो यहाँ छोटा छोटा मिलकर क्या कर रहा है, बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके बड़ा पदार्थ का निर्माण करे, एक बड़ा पदार्थ के निर्माण करे, उससे क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो समझ गए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का जुट कर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करना संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन मतलब क्या होता है, जुटना। क्या होता है, जुटना। तो काफ़ी ईजी था। और रिएक्शन देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जैसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा जब ऑक्सीजन से, तो हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा रिएक्शन है, तो आप लोग को सिर्फ समझने का मतलब है। अगला देखते हैं हम वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया, ये देखते हैं। तो वियोजन मतलब क्या बताए थे, ये वियोजन या विघटन या अपघटन, इसका मतलब क्या बताए थे, इसका मतलब बताए थे टूटना। यहाँ पढ़े थे अभी जुटना, यहाँ हो जाएगा टूटना। यहाँ पढ़े थे हम जुटना, यहाँ पढ़ेंगे टूटना। तो यहाँ पर जुट रहा था, देखो जुट रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि वियोजन मतलब टूटना, विघटन मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना। तो क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा पदार्थ का क्या होगा, दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटेगा। एक बड़ा पदार्थ
दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटेगा, ठीक है ना। बड़ा पदार्थ रहेगा वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। तो बोलेगा वियोजन या विघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलेंगे एक जटिल पदार्थ या एक बड़ा पदार्थ, एक जटिल पदार्थ, जटिल जो रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक जटिल पदार्थ या एक बड़ा पदार्थ जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में समझ रहे हैं, इजी पदार्थ में टूटे तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन या विघटन या विघटन अभिक्रिया। सिंपल है। अब समझते हैं, जैसे हम लेते हैं CaCO3। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, एक जटिल पदार्थ है, तो ये क्या करेगा, एक बड़ा पदार्थ है, एक जटिल पदार्थ है। जब ये आपस में क्रिया करेगा तो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ा पदार्थ, एक जटिल पदार्थ दो सरल पदार्थ में टूट गया है, तो यह कैसा अभिक्रिया है, तो यह है वियोजन या विघटन अभिक्रिया। तो पहचाना सिंपल है, इधर एक रहेगा, इधर एक से अधिक रहेगा, इधर एक रहेगा, इधर एक से अधिक रहेगा, तो तुरंत बोल देंगे ये वियोजन अभिक्रिया है या विघटन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। और संयोजन में पहचानना क्या है, इधर ये साइड एक से अधिक रहेगा, यानी अभिकारक की ओर एक से अधिक होगा, लेकिन इधर एक होगा, तो बोल देंगे ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। और रिएक्शन लेते हैं, जैसे CaOCl लिए हम CaOCl2, जब ये आपस में रिएक्शन करेगा, आपस में स्वयं क्रिया करेगा, तो बनाएगा CaO + Cl2। तो देखो ये बड़ा यौगिक था, एक जटिल यौगिक था, सरल यौगिक में टूट गया, तो ये क्या है, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसे एक रिएक्शन और लेते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, जब ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या करेगा, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो क्या एक जटिल यौगिक है और सरल यौगिक में टूट गया, तो ये क्या है, वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। तो आप लोग बोल सकते हैं वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, उससे वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका सूत्र है, ये है संगमरमर का सूत्र। किसका है, संगमरमर का सूत्र, या इसी को बोलते हैं चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है। संगमरमर का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का भी सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, और खड़िया यानी जिसको बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं, खड़िया चौक जो लिखते हैं, उसका भी सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये है ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र, जिसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, ठीक है ना। ये पोटेशियम क्लोरेट बताए थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान देना कि हम लोग का शरीर में जो भोजन पचता है, हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन का पचना तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन जब करते हैं तो वो क्या होता है, जटिल पदार्थ होता है। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसका ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, वो भोजन टूटता है, छोटे छोटे सरल यौगिक में टूटता है। तो जब भोजन का पचना जो हम लोग का शरीर में, वो कैसा अभिक्रिया है, तो वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण में छोटे छोटे सरल यौगिक में टूटता है, इसलिए उसको बोलेंगे वियोजन या विघटन या अपघटन। तो भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो विघटन या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। और भोजन का पचना एक और अभिक्रिया है जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों अभिक्रिया है। अगला है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब क्या बताए थे, टूटना। क्या बताए थे, टूटना। लेकिन ये बदमाश है, ये आसानी से नहीं टूटता है। तो क्या दिया, करंट दिए। क्या दिए, करंट, यानी करंट के द्वारा टूटना। किसके द्वारा टूटना, करंट के द्वारा टूटना। तो वैसा अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में हो, करंट की उपस्थिति में टूटे, उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखो आप लोग देखे होंगे बच्चा में, आप लोग क्या करते होंगे, या अभी भी क्या करते हैं, अर्थिंग में क्या करते हैं, नमक को डालते हैं। क्या करते हैं, नमक को डालते हैं। तो नमक ऐसे नहीं टूटता है, जैसे अर्थिंग में इसको डालते हैं तो वहाँ करंट होता है। क्या होता है, करंट मिलता है। इसको क्या मिलता है, करंट, यानी विद्युत मिलता है, करंट मिलता है। तो क्या होता है, टूट जाता है तुरंत, Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो देखो ये नमक का सूत्र है NaCl। इसको क्या किया, अर्थिंग में डाले, यानी वहाँ पर क्या मिला है, इसको विद्युत मिला है। तो विद्युत की उपस्थिति में ये क्या हुआ, सोडियम+ और क्लोरीन- में टूट गया है। तो देखो यहाँ जटिल था और यहाँ सरल पदार्थ में टूट गया है। किसके उपस्थिति में टूटा है, तो करंट की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में। तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी वैसा अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में टूटे उससे बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे और एग्जाम्पल लेना है तो और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं,
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये ले सकते हैं। तो ये आसानी से नहीं टूटता है, ये बोलता है आसानी से नहीं टूटेंगे, तो क्या दो इसको, करंट दो, क्या दो, करंट, तब ये टूट जाएगा। क्योंकि कितना लड़का बदमाश होता है, आसानी से नहीं सुनता है तो उसको क्या करते हैं, कड़ा से कड़ा सजा देते हैं। उसी प्रकार इसको करंट देंगे तब ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, एल्युमिनियम। बताया था आगे प्लस पीछे माइनस होता है, तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। उसी प्रकार ये आगे प्लस पीछे माइनस होता है, तो ये टूटा प्लस में और ये वाला टूटा माइनस में, तो ये टूट जाएगा प्लस में, और जो ऑक्सीजन है वो टूट जाएगा माइनस में। किसमें टूटेगा, माइनस में टूटेगा। अब आप लोग इसको चाहें तो आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है ना, संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलित करना आप लोग को बता दिए थे कैसे संतुलित किया जाता है। उसी प्रकार जल भी जो है आसानी से नहीं टूटता है, जल को भी क्या देंगे, करंट, क्या देंगे, करंट। तो करंट की उपस्थिति में टूटेगा, विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा। तो आगे प्लस पीछे माइनस, यानी हाइड्रोजन प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में टूट जाएगा। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसा अपघटन अभिक्रिया, वैसा अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में, करंट की उपस्थिति में संपन्न हो, उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगला पढ़ते हैं आप, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बताए थे कि मान लो आप कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है ना, ये कुर्सी है, आप उस पर बैठे हैं, आपका टीचर यहाँ आया, तो क्या करेंगे, आप कुर्सी को छोड़ देंगे टीचर को बैठने के लिए। तो क्या हुआ, टीचर के द्वारा आपका सीट का क्या हुआ, आप क्या हुआ, विस्थापन हो गया। विस्थापन मतलब बताए थे हम हटना, क्या बताए थे, हटना। एकल मतलब बताया एकल मतलब क्या बताए थे, एक। जब एक पदार्थ हटे, ठीक है ना, जब एक तत्व बोलो या पदार्थ बोलो, ठीक है ना, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा क्या हो, विस्थापन हो जाओ, यानी हट जाए, क्या हो, हट जाए, तो उसे बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका टीचर आया है, तो आप क्या किए, कुर्सी छोड़ दिए हैं, किसके लिए, तो अपना टीचर के लिए छोड़ दिए हैं। तो क्या हुआ, टीचर के द्वारा आपका क्या हुआ, विस्थापन हुआ, आप क्या हुए, हट गए, तो उसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी बोलेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन होता है, एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन होता है, तो बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये है सोडियम, क्या है, सोडियम, और यहाँ पर है जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट। अब यहाँ ध्यान दो, बताए थे ये प्लस होता है, आगे प्लस पीछे माइनस, और ये प्लस ही होगा क्योंकि सोडियम क्या है, धातु है। तो देखो जैसे ही सोडियम इसके पास आएगा ना, तो देखो ये तो सोडियम जो है माइनस को नहीं भगाएगा, क्योंकि माइनस से क्या होता है, दोस्ती होता है। प्लस किसके साथ दोस्ती करता है, माइनस के साथ दोस्ती करता है। प्लस किसके साथ दोस्ती करता है, माइनस के साथ दोस्ती करता है। तो माइनस वाला को तो नहीं भगाएगा, तो क्या करेगा, जिंक को भगाएगा। तो जिंक को ये तभी भाग सकता है जबकि क्या रहेगा, जिंक से ये ज़्यादा ताकतवर रहेगा। तो सोडियम जैसे पहुँचेगा वहाँ, तो जिंक अपने आप भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि जिंक ताकतवर है। आप लोग पढ़ेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है चांदी, उसके बाद आता है सोना, उसके बाद आता है प्लेटिनम। तो देखो जो ऊपर में रहेगा वो बहुत पावरफुल रहेगा, क्या रहेगा, बहुत पावरफुल रहेगा। और जैसे जैसे नीचे आएगा उसका जो है पावर घटते जाएगा, क्या होगा, पावर घटते जाएगा। तब बताओ सोडियम ज़्यादा पावर है, क्योंकि जिंक का ज़्यादा पावर है, तो सोडियम सबसे ऊपर है और जिंक यहाँ पर है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा पावर का है और जिंक कम पावर का है। जैसे सोडियम इसके पास जाएगा तो जिंक तुरंत भाग जाएगा, डर से क्या होगा, तुरंत भाग जाएगा। तो सोडियम इसके साथ दोस्ती कर लेगा, तो दोस्ती करने पर क्या बनेगा, सोडियम इसके साथ दोस्ती करेगा तो बनाएगा सोडियम सल्फेट। और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 क्यों आएगा, क्योंकि इसका संयोजकता 2 होता है, इसका संयोजकता 1 होता है। आपस में अदला बदली कर लेगा, क्योंकि आप लोग 9th में पढ़े होंगे। बेचारा जिंक अकेला बच गया, तो वो क्या करेगा, अकेला अकेला रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, क्या मान लो पुलिस है, क्या है, पुलिस है, तो दरोगा आता है तो क्या होता है, पुलिस उठ जाता है। लेकिन दरोगा से भी कोई पावरफुल है, क्या है दरोगा से पावरफुल, तो एसपी आया तो क्या हुआ, एसपी जब आया तो दरोगा उठ गया है। लेकिन एसपी से भी कोई पावरफुल है, ऐसा आ गया मान लो मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री आता है तो क्या होता है, एसपी अपना सीट खाली करता है मुख्यमंत्री को बैठने के लिए। उसी प्रकार इससे पावरफुल कौन है, पीएम है। तो उसी प्रकार सबका अपना पावर होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो ऊपर है तो उसका बहुत ज़्यादा पावर है, जो नीचे जैसे आएंगे उसका पावर क्या होगा, घटते जाएगा। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ लोहा, क्या लेते हैं, लोहा और जिंक सल्फेट। तो देखो अभी भी, अब देखो क्या लोहा जो है जिंक को भगा पाएगा, नहीं भगा पाएगा। क्यों नहीं भगा पाएगा, क्योंकि लोहा जो है अपने इससे छोटा है, क्योंकि जिंक इससे बड़ा पावर में है। क्योंकि बताए थे ऊपर में रहेगा तो पावर उसका ज़्यादा रहेगा, नीचे रहेगा तो पावर कम। तो देखो जिंक
यहाँ पर पावर शक्तिशाली ज़्यादा हो रहा है तो जिंक नहीं भागेगा, ये आ जाएगा इसके सामने तभी नहीं भागेगा। मान लो यहाँ दरोगा है और उसके सामने पुलिस आ गया है, तो क्या जो पुलिस आ गया तो क्या दरोगा अपना सीट खाली कर देगा? नहीं, क्योंकि दरोगा उससे बड़ा रैंक का है इसलिए खाली नहीं करेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ लोहा आ गया तो लोहा इससे अपने कम है तो ये नहीं रिएक्शन करेगा। लेकिन अगला रिएक्शन अगर लेंगे लोहा को हम कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ लेंगे? कॉपर सल्फेट के साथ। देखो लोहा और कॉपर के, देखो लोहा कहाँ पर है? तो लोहा आपका है यहाँ पर, अब कॉपर कहाँ है? यहाँ पर। तो लोहा शक्तिशाली यहाँ हो गया, लोहा पावरफुल हो गया है। कॉपर क्या हुआ है? शक्तिशाली नहीं है लोहा के सामने। तो लोहा जैसे यहाँ पर जाएगा तो कॉपर भाग जाएगा, फटाक से भाग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही लोहा पहुँचेगा तो हो जाएगा FeSO4 और कॉपर क्या करेगा? भाग जाएगा, तो अकेला अकेला रहेगा तो बनाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरा तत्व का क्या हो? विस्थापन हो जाए। देखो दूसरा तत्व क्या होगा? भाग गया है। एक तत्व के द्वारा दूसरा तत्व का विस्थापन हो जाए, तो ये था पहले सल्फेट के साथ, लेकिन अब सल्फेट के साथ नहीं है तो विस्थापन हो गया है। तो एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का क्या हो? विस्थापन हो जाए, उसे बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। शायद आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग ये याद रखना, ये काफ़ी काम देगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम एक बार और बोल लेते हैं। यह है सोडियम, यह है पोटेशियम, यह है कैल्शियम, यह है एल्युमिनियम, यह है जिंक, यह है लोहा, यह है टीन, यह है सीसा, यह है हाइड्रोजन, यह है कॉपर यानी तांबा, यह है चांदी, यह है सोना और यह है प्लेटिनम। तो जो ऊपर में रहेगा उसका क्या होगा? पावर ज़्यादा रहता है। जो नीचे आता है उसका क्या होता है? पावर घटते चला जाता है। लेकिन याद रखना जो नीचे आएगा वो उतना महंगा होता है। क्या होता है? इसलिए सोना, चांदी, कॉपर वो सब क्या होता है? प्लेटिनम ये सब क्या होता है? महंगा होता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि ये अभिक्रियाशील धातु नहीं है तो जल्दी इसमें जंग नहीं लगता। जल्दी जंग नहीं लगता है तो क्या उसका चमक बरकरार रहता है, चमक बरकरार रहता है, इसलिए क्या है? महंगा। ये सब जुटो फाइटम फाइटी करते रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, ज़्यादा पावरफुल है इसलिए लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसको इसमें जंग लग जाता है। यानी जब लड़ने के लिए तैयार रहेगा तो क्या होगा? हाथ पैर नाक कान कटेगा, मोरी फटेगा, तो इसलिए इसमें जंग लग जाता है। तो क्या होगा? ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसमें इससे जंग लग जाता है जल्दी, और ये कम अभिक्रियाशील है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता, इससे क्या होता है? चमक बरकरार रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। बताए थे उभय मतलब क्या होता है? दो, विस्थापन मतलब हटना। तो अभी हम जहाँ एकल पढ़ रहे थे वहाँ क्या हो रहा था? एक तत्व विस्थापित हो रहा था दूसरे तत्व के द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो दो तत्व विस्थापित होगा और दोनों आपस में ही स्थान अदला बदली कर लेगा। जिसको दो है तो डबल विस्थापन का इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट, अभिक्रिया का इंग्लिश रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हम लोग को पढ़ना है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? यौगिक के आयन आपस में स्थान को आदान प्रदान कर लेगा, आपस में स्थान क्या होगा? अदला बदली कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देखते होंगे आप लोग, मान लो ये थाना है और ये दूसरा थाना है, ये एक थाना है ये दूसरा थाना है, तो आप लोग थाना में देखते होंगे क्या? यहाँ का दरोगा मान लो ये थाना में शिफ्ट कर गया है, ठीक है ना, और यहाँ का दरोगा को इस थाना में का प्रभारी संभालने के लिए दे दिया है, तो क्या हुआ? ये उभय विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ये दरोगा यहाँ चल गया, ये दरोगा यहाँ चल गया, ये क्या हुआ? उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो वही हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वो क्या करेगा? वह अपना आयन को, अपने आयन को, आयन किसको बोलते हैं? तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है उसी को बोलते हैं आयन। जो पॉजिटिव रहेगा उसको बोलेंगे धन आयन, जो नेगेटिव में रहेगा उसको बोलेंगे ऋण आयन। तो वैसा यौगिक, वैसा अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों के, अपने आयन को आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, आज हम तुमको पढ़ाए थे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा को Fe, टीन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद प्लेटिनम। यानी ये ऊपर में ज़्यादा पावर और नीचे है तो कम पावर, पावर घटते जाता है। क्या होता है? पावर घटते जाता है। तो अब देखो, मान लो एक हम लिए हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लिए हैं? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? नमक। ये क्या है? नमक है, ठीक है ना। और एक हम लिए हैं जिंक सल्फेट। क्या लिए हैं? जिंक सल्फेट। अब देखो सोडियम ऊपर है और जिंक देखो नीचे है। जैसे सोडियम इसके पास पहुंचेगा तो जिंक भाग जाएगा, क्योंकि अपना सीट खाली कर देगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा पावर का है, ज़्यादा रैंक का आदमी है, और ये जिंक क्या है? कम रैंक का आदमी है, कम पावर का आदमी है। सोडियम यहाँ पहुँचेगा तो सोडियम सल्फेट तो बना लेगा। यहाँ पर ही सोडियम जैसे आएगा तो इससे दोस्ती करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि इसका संयोजकता कितना होता है? 2। अब बेचारा जिंक क्या करेगा? तो जिंक कहेगा
चलो अभी एकल विस्थापन अभिक्रिया में तो हमको कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर डबल विस्थापन अभिक्रिया हमको भी तो मिल रहा है। ये जिसको सोडियम जिसको छोड़ के आया था, किसको छोड़ के आया था? क्लोरीन को छोड़ के आया था, क्लोरीन को धोखा दिया था, तो ये क्या करेगा? क्लोरीन से दोस्ती कर लेगा, कहेगा चलो हम दोनों दोस्त। जब ये दोनों दोस्ती किया है तो चलो हम लोग दोनों भी दोस्ती कर लें, हम दोनों अलग क्यों रहे? तो ये दोनों भी क्या कर लेगा? दोस्ती कर लेगा, हो जाएगा ZnCl2। आप लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं? तो NaCl प्लस ZnSO4 क्या बनाएगा? तो बताया था आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये प्लस वाला जाएगा किसके साथ जाएगा? ये माइनस वाला साथ जाएगा। ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा? ये माइनस वाला साथ जाएगा, तो हो जाएगा NaSO4। NaSO4 यहाँ आएगा 2 क्यों? क्योंकि इसका संयुक्ता 2 होता है। ये बच गया प्लस, ये बच गया माइनस, तो ये दोनों भी क्या करेगा? कहेगा हम दोनों दोस्त, दोनों कर लेगा दोस्ती। तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, यहाँ आ जाएगा 2 क्यों? क्योंकि इसका संयुक्ता 2 होता है, इसका संयुक्ता 1 होता है, दोनों अदला बदली कर लेगा। तो समझ गए हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो? यौगिक, ठीक है ना, यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान, देखो ये यहाँ चला गया तो ये क्या हुआ? ये यहाँ आ गया, तो अपने आयन का आदान प्रदान के फलस्वरूप जिससे यौगिक का निर्माण करता है उससे हम क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, ये गया यहाँ पर तो ये दौड़ के आ गया यहाँ पर, तो अपने आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसा अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है? बेरिलियम क्लोराइड का रिएक्शन करा देते हैं। किससे करा देते हैं? सोडियम सल्फेट से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 से। तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ये प्लस अलग हो जाएगा माइनस को, तो कहाँ माइनस मिल रहा है? यहाँ पर। तो ये कहेगा हम दोनों दोस्त, तो ये दोनों क्या कर लेगा? दोस्ती बना लेगा, क्या? सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ये कहेगा कि हमको तो ये धोखा दे दिया है, ये कहेगा हमको तो ये धोखा दे दिया है, तो चलो धोखा जो दोनों को मिला है तो दोनों दोस्ती कर लेते हैं आपस में। ये दोनों तो दोस्ती कर लिया है, तो हम लोग दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों दोस्ती कर लेगा, तो बनाएगा BaSO4 प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप ये गया इसके जगह पर, तो ये दौड़ के आ गया इसके जगह पर, तो यहाँ पर आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या हुआ है? अभिक्रिया हुआ है और यौगिक का निर्माण हुआ है, तो इसे कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग अब सब कर सकते हैं रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? FeS फेरस सल्फाइड, और इसका रिएक्शन कराएं क्या? H2SO4 से। किससे कराएं? H2SO4 से। तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। देख रहे हैं लोहा कहाँ है? नीचे। देख रहे हैं हाइड्रोजन कहाँ पर है? लोहास भी नीचे है। तो लोहा जैसे इसके पास आएगा तो क्या हुआ? हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो ये प्लस जाएगा किसके? माइनस पास जाएगा, तो प्लस ये हाइड्रोजन क्या होगा? भाग जाएगा, तो ये दोनों दोस्ती कर लेगा, तो FeSO4 हो जाएगा, FeSO4। तो यहाँ बच गया ये अकेला, यहाँ बच गया ये अकेला, दोनों ये क्या करेंगे? ये दोनों भी दोस्ती कर लेगा, तो H2S। यहाँ भी क्या हुआ? ये इसके पास आया तो ये दौड़ के चला गया इसके पास चला गया, तो यहाँ भी क्या हुआ? आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ, तो इसे बोलेंगे वह विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो? आयन के यौगिक के आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप यौगिक के आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसा अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसको पहचानने का सिंपल नियम है। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? देखना यहाँ Na किसके साथ था? क्लोरीन के साथ, लेकिन यहाँ देखो Na किसके साथ है? सल्फेट के साथ। तो Na क्लोरीन के साथ यहाँ था, लेकिन यहाँ Na क्लोरीन के साथ नहीं है, सल्फेट के साथ है। यहाँ देखो जिंक सल्फेट के साथ था, लेकिन यहाँ देखो जिंक सल्फेट के साथ नहीं, क्लोरीन के साथ है। तो यहाँ देखो अदला बदली कर लिया। जैसे देखेंगे कि दोनों आपस में अदला बदली कर ले हैं, तो समझ जाएंगे ये उभय विस्थापन अभिक्रिया। पहचानना सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ सोडियम किसके साथ है? सल्फेट के साथ है, लेकिन यहाँ सोडियम किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। यहाँ बेरिलियम क्लोरीन के साथ है, लेकिन यहाँ बेरिलियम सल्फेट के साथ है। दोनों क्या किया? अपना स्थान अदला बदली कर लिया है, तो पहचान जाएंगे कि ये क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो पहचानना सिंपल है। अगला पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया क्या बताए थे? पहले बताया था अवक्षेप किससे बताया था? अवक्षेप किससे कहते हैं?
तो वैसा पदार्थ जो बिलियन से अलग होकर नीचे नीचे ठोस पदार्थ के रूप में बैठ गया उससे क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। और बताए थे वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए उसको हम अवक्षेप जो रहेगा उसको दिखाएंगे तीर चिन्ह से। क्या दिखाएंगे? तीर चिन्ह से। और तीर का मुंह किधर रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। तीर का मुंह किधर रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। इसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को पहचानने का सिंपल नियम है, जहाँ देखना तीर नीचे दिया हुआ है तो समझ जाना ये क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये? अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है ये? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तीर नीचे तो अवक्षेपण अभिक्रिया समझ आना। जैसे मान लो हम तुम लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड रिएक्शन किया है सिल्वर नाइट्रेट से, तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ये इसके पास जाएगा तो हो जाएगा क्या? इसके पास जाएगा तो ये भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? NaNO3। अब ये दोनों बच गए, ये दोनों भी क्या करेगा? दोस्ती कर लेगा तो हो जाएगा AgCl। अब देखो यहाँ दे दिए तीर नीचे दे दिए। क्या दिए हम? तीर नीचे। तो जैसे हम तीर नीचे दिए तो समझ आना ये क्या है? अवक्षेप अभिक्रिया। क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये तीर नीचे का मतलब क्या हुआ कि ये बिलियन से अलग होकर ये नीचे बैठ गया है, इसलिए इसको बोल देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग पहचान सकते हो अब? हाँ, आसानी से। कैसे पहचानेंगे? तो जैसे देखेंगे तीर का मुंह नीचे की ओर है तो बोलेंगे ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। साथ ही साथ ये कौन सा अभिक्रिया है? तो साथ में यह उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। कैसे? क्योंकि ये इसके पास गया है तो ये इसके पास आ गया है, तो दोनों आपस में स्थान अदला बदली कर लिया है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया तो है ही, साथ में साथ यह उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान देना। उसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल हम दें तो दे सकते हैं CuSO4 का मान लो हम रिएक्शन करा देते हैं किससे? H2S से। तो देखो कॉपर और यहाँ है हाइड्रोजन। कॉपर क्या है? हाइड्रोजन से नीचे है, तो जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, उल्टा लिख दिए, चलो सीधा लिख देते हैं H2S और CuSO4। देखो क्या है? कॉपर नीचे, हाइड्रोजन ऊपर है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा? भाग जाएगा। तो हाइड्रोजन है, ये दोनों दोस्ती कर लेगा तो किसका निर्माण करेगा? H2SO4। अब ये दोनों बच गया है तो ये दोनों क्या? चलो हम दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं, ये दोनों दोस्ती कर लेगा, हो जाएगा CuS। और यहाँ तीर दे दिए नीचे। जैसे तीर नीचे दिए तो आप लोग समझ आना, जैसे तीर नीचे दिए हैं, जैसे तीर नीचे दिए हैं, दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए फिर से सुना देते हैं, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। जैसे ये इसके पास गया है तो देखो ये हाइड्रोजन क्या है? ऊपर है, कॉपर क्या है? नीचे है। यहाँ देखो, ठीक है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन का है ऊपर है, कॉपर क्या है? नीचे है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा पावरफुल है, तो जैसे हाइड्रोजन इसके पास गया है तो कॉपर भाग गया है, तो हाइड्रोजन और सल्फेट दोस्ती कर लिया तो हो गया H2SO4। अब ये दोनों बेचारा बच गया तो कहेगा हम दोनों भी दोस्त, तो ये दोनों दोस्ती करेगा तो हो जाएगा CuS। और यहाँ पर हम तीर दे दिए नीचे से, जैसे ही तीर नीचे दिए हैं तो समझ आना तीर नीचे यानी ये क्या हुआ? ये बिलियन से अलग होकर नीचे बैठ गया है। जब बिलियन से नीचे होकर अलग बैठ गया तो ये क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो तीर जैसे नीचे देखेंगे तो बोलेंगे ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। साथ में साथ ये और कौन सा अभिक्रिया है? तो ये साथ ही साथ यह उभय विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास गया है तो देखो H2SO4 हो गया है, तो कॉपर भी इसके पास चला गया है तो हो गया है CuS। देखो CuS हो गया है। तो यहाँ आयन के आदान प्रदान के फलस्वरूप भी अभिक्रिया हुआ है, तो यह उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। और यहाँ पर तीर नीचे है तो यहाँ अवक्षेप बना है, इसलिए यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? तो आप लोग पहचान सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया को। अब तीर नीचे तो अवक्षेपण अभिक्रिया, आयन आदान प्रदान किया है तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। सिर्फ एक पदार्थ का विस्थापन हुआ है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब एक बड़ा पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूट गया है तो विघटन अभिक्रिया। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण किया है, एक जटिल पदार्थ का निर्माण किया है, तो उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? तो यही से पढ़ाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो बताए थे जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो यह हमेशा 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 लवण और जल का निर्माण करेगा। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O का निर्माण करेगा, इसी को बोलेंगे क्या हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी अम्ल और भस्म रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनेगा। जब भी अम्ल और भस्म रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनेगा, इसी को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बात आता है कि सर पहचाने कैसे कौन अम्ल है कौन भस्म है? तो देखो कुछ अम्ल हम का नाम लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं HCl, जैसे हम लिख दिए हैं H2SO4, ऐसे लिख दिए हम HNO3। ठीक है ना? उसी प्रकार लिख दिए हम SCO3, उसी प्रकार लिख दिए हम HbO3, उसी प्रकार लिख दिए हम HF। ठीक है ना? उसी प्रकार लिख सकते हैं हम HI। ठीक है ना?
और भस्म का कुछ हम नाम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख दिए, मान लो लिख दिए हैं NaOH, उसी प्रकार यहाँ पर लिख दिए हम KOH, उसी प्रकार यहाँ लिख दिए हम LiOH, उसी प्रकार यहाँ लिख दिए हम MgOH का होल 2, उसी प्रकार लिख दिए हैं CaOH का होल 2, उसी प्रकार लिख दिए हैं NH4OH, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है भस्म, और ये सब क्या है, ये है अम्ल। अब इसको पहचाने कैसे, तो आप लोग ध्यान से देखो, जितना भी अम्ल है सबके आगे क्या है, हाइड्रोजन है, H है, H H H H H, यानी आगे H रहेगा, यानी H4 हाइड्रोजन, तो आगे हाइड्रोजन रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे ये क्या है, अम्ल है। पहचान जाएगा आप लोग सिंपल में। अगर आगे हाइड्रोजन है तो बोल देंगे ये क्या है, अम्ल है। अगर पीछे OH है, पीछे OH है, OH है, OH OH OH, अगर पीछे OH है तो बोल देंगे ये क्या है, भस्म है। सिंपल बात है, पहचान सकते हैं आप लोग आसानी से। आगे हाइड्रोजन तो अम्ल, पीछे OH तो बोल देंगे भस्म। पहचान गए, पहचाने थे, तो सिंपल है पहचानना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम है बोरिक अम्ल, इसका नाम है फ्लोरिक अम्ल, इसका नाम है आयोडीड अम्ल, ठीक है ना। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल अम्ल और भस्म को पहचानना, आगे हाइड्रोजन तो अम्ल, पीछे OH तो भस्म, सिंपल बात है। अब देखो ये दोनों रिएक्शन करा दो, कुछ को हम रिएक्शन करा देते हैं, चलो ये दोनों को रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ही ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये क्या हुआ, ये हुआ है अम्ल, ये हुआ है भस्म, ये क्या हुआ अम्ल, ये क्या हुआ भस्म। जैसे ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण। तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा, ये माइनस के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ यहाँ पर आएगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मिलके क्या हो जाएगा, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है ना। और ये NaCl मिलके क्या होगा, लवण बना लेगा। क्या बना लेगा, लवण। तो नमक भी क्या है, लवण है, ठीक है ना। तो इधर से देखो, ये जैसे इसके पास जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम ज़्यादा पावर के, सोडियम जैसे इसके पास जाएगा तो हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो सोडियम क्लोरीन दोस्ती करेगा, तो सोडियम क्लोराइड बना लिया, लवण बना लिया है। और हाइड्रोजन यहाँ बच गया, यहाँ OH बच गया, तो ये दोनों कहेगा हम दोनों भी दोस्त, दोनों मिलकर दोस्ती करेगा और जल बना लेगा। तो ये क्या हुआ है, तो यहाँ अम्ल और भस्म रिएक्शन किया है, और ये क्या हुआ है, लवण बना है, ये क्या बना है, जल बना है। तो इसी को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। और साथ ही साथ ये कौन सा अभिक्रिया है, तो देखो यहाँ आयन का आदान प्रदान हुआ है, ये यहाँ आया है तो ये यहाँ गया है, तो आयन का आदान प्रदान हुआ है, तो ये साथ ही साथ उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है ना। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर रहा है। तो जब भी अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, उसी को बोलेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे हम यही देखते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा पावर के है, ये जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन भाग जाएगा, तो ये दोनों दोस्ती कर लेगा, तो बनाएगा KSO4, और इसके पास आ जाएगा 2, क्योंकि इसका संयोजकता 2 होता है, इसका 1 होता है, तो दोनों आदान प्रदान कर लेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जब ये दोनों दोस्ती कर लिया है, ये और ये दोस्ती कर लिया है, तो ये बच गया अकेला, ये दोनों। तो ये दोनों कहेगा हम दोनों क्या करें, तो बोलेगा चलो जल बनाते हैं, तो दोनों क्या करेगा, जल बना लेगा। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों दोस्ती किया, बना लिया जल। जल बनना तो फिक्स है, तो ये हो गया लवण और ये हो गया जल। तो ये क्या हुआ, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण करे, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है। सिंपल सी बात है, तो आप लोग सिंपल से पहचान सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को। जैसे देखेंगे लवण अम्ल और भस्म, तो बोल देंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये लवण और जल का निर्माण करेगा, सिंपल बात है। अब पढ़ते हैं 8वां नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाश के बिना नहीं हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे बताए थे कि पेड़ पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए, प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है, तभी वो अपना भोजन बना सकता है। इसलिए क्या है, वो क्या करता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो पेड़ पौधा वातावरण से CO2 गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, और जड़ द्वारा ये मान लो पेड़ है, तो ये जड़ द्वारा, जो इसका जड़ है, जड़ द्वारा क्या लेता है, जल को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है।
जल द्वारा क्या करता है, जल को ग्रहण करता है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करता है, और क्लोरोफिल रहता है इसका पत्ती में। इसका पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ती का रंग हरा होता है। इसका पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये किसके उपस्थिति में हुआ, ये प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। इसलिए ये क्या है, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो पेड़ पौधा का भोजन बनाना कैसा अभिक्रिया है, तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड को अगर धूप में छोड़ देंगे यानी प्रकाश में जब हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को भी धूप में छोड़ दो तो सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। उसी प्रकार सिल्वर आयोडाइड को धूप में छोड़ दो तो सिल्वर अलग हो जाएगा और आयोडाइड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जब हम क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो है एक बेहोश करने वाला दवा है। अगर उसको आप सुंघा देंगे किसी व्यक्ति को तो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी प्रकाश में अगर हम छोड़ देंगे तो ये बना लेगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा। तो ये भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ये सभी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसको कैसे पहचानेंगे, तो जब भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो वहाँ पर लिखा रहेगा, तीर पर लिखा रहेगा प्रकाश। क्या लिखा रहेगा, प्रकाश। तो तीर पर जैसे ही प्रकाश लिखा रहेगा तो बोल देंगे ये क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब बचा है 9वां क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बचा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम कल आप लोग को समझाएंगे। इसमें बहुत देरी से समझाना पड़ेगा तो इसको हम कल आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, 8 रिएक्शन तक रखते हैं और कल लगभग हम पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम फिर इसका रिविजन कर लेते हैं, जो पढ़ाए हैं। चलो रिविजन कर लेते हैं फटाफट। पहले पढ़ाए थे हम संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन मतलब बताए थे जुटना। क्या बताए थे, जुटना। तो जब 2 या 2 से अधिक के छोटे छोटे यौगिक, छोटे छोटे पदार्थ जुटकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करे, एक जटिल पदार्थ का निर्माण करे, तो क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ये बताए थे। फिर बताए थे हम वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। विघटन मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना। तो जब एक बड़ा पदार्थ या जब एक जटिल पदार्थ, बड़ा पदार्थ को क्या बोलेंगे, जटिल पदार्थ, टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करें, उससे क्या बोलेंगे हम, वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। और क्या बताया था, भोजन का पचना, जो हम लोग का शरीर में भोजन पचता है तो भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो वो भी है वियोजन या विघटन या अपघटन अभिक्रिया। फिर आगे पढ़ाए थे हम, आगे बताए थे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन मतलब टूटना, और विद्युत मतलब करंट से टूटना। विद्युत मतलब करंट से टूटना, तो वैसा अभिक्रिया जो करंट के द्वारा टूटता हो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिए थे ये तीनों। फिर पढ़ाया था एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया हम क्या पढ़ाए थे, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को हटा दे, अपने स्थान से हटा दे, एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को क्या हो, विस्थापन हो, उसे बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिए थे, सोडियम जिंक के पास जैसे पहुंचा था तो जिंक क्या हुआ, भाग गया था। और सोडियम और सल्फेट दोस्ती कर लिया, जिंक बेचारा अकेला बच गया, तो जिंक का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, जिंक का विस्थापन हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर आगे हम पढ़े थे उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय मतलब 2, विस्थापन मतलब हटना अभिक्रिया, यानी जब 2 पदार्थ आपस में हटकर, ठीक है ना, आपस में अदला बदली कर अभिक्रिया करेगा तो उसे बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या, जब दो यौगिक का आयन आपस में अदला बदली करके, यानी जिंक इसके पास गया, सोडियम पास गया, तो सोडियम कहाँ आया, जिंक के पास आया। सोडियम कहाँ गया, जिंक के पास गया, तो जिंक कहाँ आया, सोडियम के पास आया। तो जब यौगिक के आयन आपस में स्थान का अदला बदली करके, आपस में स्थान का आदान प्रदान करके यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसा अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। और काफ़ी अच्छा समझाए थे हम। फिर बताए थे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो क्या हो, विलयन सारा होकर नीचे ठोस रूप में बैठ जाए उसे बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप को दिखाते हैं नीचे तीर से। जैसे ही देखेंगे कि अगर तीर नीचे दिया हुआ है, किसी को समीकरण दिया है और उसमें तीर नीचे दे दिया है, तो तीर जैसे ही नीचे देंगे तो उसको बोल देंगे, देख के हम बोल सकते हैं क्या है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। और अवक्षेपण अभिक्रिया बताए थे, ये अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ ये उभय विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है। सिल्वर सोडियम यहाँ गया था तो सिल्वर यहाँ आ गया, कॉपर यहाँ पर गया था तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो आयन का आदान प्रदान भी हो रहा है, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। फिर हम पढ़ाए थे
फिर हम पढ़ाए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो बताए थे जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताए थे अम्ल को पहचानने का नियम बताए थे, आगे हाइड्रोजन हो तो बोलेंगे अम्ल, अब पीछे OH हो तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम भस्म, ठीक है ना। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है अम्ल और भस्म, क्या बनाता है, लवण और जल। जैसे देखेंगे अम्ल और भस्म रिएक्शन कर रहा है और लवण या जल का निर्माण कर रहा है तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।